हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और जिसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो शुरू करते हैं, है ना। इसमें क्या है, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें क्या था कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट था वो था a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए और बी के मैग्नीट्यूड्स थे। तो इसमें सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर a लिया, दूसरा वेक्टर हम b लिए, है ना। एक वेक्टर हम लोगों ने a लिया, दूसरा b लिया, और दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक पॉइंट पे किया, और दोनों के बीच का एंगल हमने कितना लिया, थीटा। मतलब एंगल तभी हम दो वेक्टर्स के बीच का मान सकते हैं जब दोनों का या तो इनिशियल पॉइंट सेम हो या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम हो। ओके, तो हमने यहाँ को इनिशियल कर दिया और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ए से अगर थीटा एंगल हम रोटेट करें तो बी तक पहुंचेंगे। तो इसको डिफाइन किया गया है, इट इज अ वेक्टर। पहली बात कि ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। जैसे डॉट में स्केलर आया था, इसमें वेक्टर आएगा। कैसे डिफाइन किया गया, इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। इसका तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन किया गया है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। मतलब ए का मैग्नीट्यूड, अगर हम ए का मैग्नीट्यूड की बात करें, ये है ए का मैग्नीट्यूड और ये है बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसको ए ही कंसीडर कर लें, इसको बी ही कंसीडर कर लें, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट पहले लेना है। किसके साथ इसका प्रोडक्ट करना है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। तो ए और बी का प्रोडक्ट विथ द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विथ साइन थीटा। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें एक डायरेक्शन भी होना पड़ेगा, और डायरेक्शन के लिए हम कौन से वेक्टर को चूज करते हैं, यूनिट वेक्टर को। इसीलिए मल्टीप्लाइड है यहाँ पे n यूनिट वेक्टर। हमने लिख भी दिया वेर n यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब जब इसको क्रॉस करेंगे, देखिए ए को जब बी से क्रॉस करेंगे, आगे सीखेंगे, लिखा हुआ भी, इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच जो एंगल बनता है थीटा, उसका साइन, और ए और बी ये तीनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। और चूंकि इसमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें एक डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ए क्रॉस बी को, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमने ए ही लिखा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बी ही लिखा, साइन थीटा, और यहाँ पे हमारा एन कैप आ गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड लें ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का, तो एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो बस क्या बचेगा हमारे पास, ए बी साइन थीटा। अब क्या है इसका डेफिनेशन, फिर एक बार पढ़ते हैं। इट इज अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, दैट इज ए बी विथ द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, है ना। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। मतलब ए और बी दोनों से जो एक प्लेन बनेगा इसी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे जो n यूनिट वेक्टर होगा ये यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ बनाना मुमकिन तो है नहीं, हम यहाँ बस बना देते हैं n यूनिट वेक्टर। ये एक्चुअल में b के साथ भी एंगल 90 बना रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है बनाना, और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। मतलब यहाँ पे है हमारा n यूनिट वेक्टर। ओके, और कैसे इसके डायरेक्शन को बताया जाएगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो हमको अब समझना पड़ेगा क्या है राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर ये बातें बहुत आपको टफ लगी तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, आपको बस इतना लिखना है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, दोनों का प्रोडक्ट दो तरह से हो सकता है, तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले लेंगे ए का मैग्नीट्यूड, फिर क्या लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फिर इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, उसका साइन लेंगे, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होगा। ये आप अगर याद रख लें तो दिस इज मोर देन इनफ। अब इसके डायरेक्शन को कैसे जानेंगे, इसके डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल समझेंगे। सिंपली ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, आपका काम बन गया। अब जानेंगे कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है और राइट हैंड थंब रूल क्या है। ओके, है ना। इसको और अगर हम अच्छे से लिखें, अच्छे से क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये क्या होगा हमारा, ए
का मैग्नीट्यूड को a मान लिए, b का मैग्नीट्यूड को b मान लिए, इनटू क्या होगा साइन थीटा। तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू a और b का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। ओके, या थीटा बराबर साइन उस पार जाएगा तो आप जानते हैं साइन इनवर्स लिख सकते हैं इसको। साइन इनवर्स का मतलब 1/sin नहीं होता है ना, ये ख्याल में रखें, बटे ए बी। तो ये बात हो गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकलेगा? सबसे पहले पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना दोनों के बीच का एंगल का साइन, और उसके साथ आपको एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि दोनों वेक्टर्स से बना प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। इसके डायरेक्शन को कैसे जानेंगे? राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। सबसे पहला हमारा होगा राइट हैंड थंब रूल। क्या है? दायां हाथ थंब रूल, THUMB, थंब RULE रूल, थंब रूल। ओके, किस किस का प्रोडक्ट हुआ? अगर हिंदी में अगर समझना है तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर का परिमाण को गुना करेंगे बी वेक्टर के परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, थीटा एंगल दोनों के बीच का होगा, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन यूनिट वेक्टर से। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर रिजल्ट देगा, है ना। देखिए पहले लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे प्लेस द वेक्टर ए एंड बी टेल टू टेल। इसका क्या मतलब है? टेल को टेल से मिला देना है, मतलब इनिशियल पॉइंट्स दोनों के एक ही जगह में होगा बच्चों। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों का टेल को हमने एक जगह मिला दिया। नाउ प्लेस स्ट्रेच्ड फिंगर्स, नाउ प्लेस स्ट्रेच्ड फिंगर्स, राइट हैंड की बात हो रही है। स्ट्रेच्ड fingers, STRETCHED, fingers, and thumb of right hand and thumb of right hand, right hand का thumb ये वाला है ना, और ये स्ट्रेच्ड फिंगर इस तरह से, ऐसे है ना, ऐसे करेंगे। देखिए राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ to the plane of A and B such that A और B के परपेंडिकुलर रखना है। कैसे वो बताते हैं अभी। such that the fingers are along, fingers are along किसकी तरफ होना चाहिए? the vector along vector A। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपको वेक्टर ए के तरफ उंगलियां स्ट्रेच करनी है ना, और कैसे करना? ये वाला ए वेक्टर, ठीक है। बोला है कि प्लेस द वेक्टर ए एंड बी टेल टू टेल, वो मैंने कर दिया। नाउ प्लेस स्ट्रेच्ड फिंगर्स एंड थंब ऑफ राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है इस तरह से, ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट द फिंगर्स आर अलोंग ए। जो फिंगर्स है किसकी तरफ होनी चाहिए? ए की तरफ। अगर ए को बी से क्रॉस करेंगे, बी को ए से करने से फिर ऐसे होता है, बी की तरफ रखना पड़ता है। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस का डायरेक्शन। ओके, अब क्या होगा? इफ द फिंगर्स आर नाउ क्लोज्ड, इफ द फिंगर्स are now closed through smaller angle, मतलब ये जो फिंगर है हमारा ऐसा होता तो ऐसे करते, इसमें मतलब ये छोटा वाला एंगल लेना है, ये थीटा, तो इधर क्या होगा? बहुत बड़ा एंगल होगा, ऐसे क्लोज करना है थ्रू स्मॉलर एंगल सो एज टू गो टुवर्ड्स बी, towards vector B,
देन द थंब, हम लोग किधर करेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे। जो थंब है आप किधर देख रहे हैं, देखिए ए और बी के नॉर्मल की तरफ, इधर जा रहा है बाहर की तरफ। देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ DIRECTION, पूरा लिखिए, ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका फार्मूला क्या था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर। मतलब एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ए वेक्टर की तरफ आप उंगलियां स्ट्रेच कर लीजिए, उसके बाद ऐसे इसको बी की तरफ लेके जाइए, थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये होगा एन कैप का डायरेक्शन, या ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ओके, तो ये बात आप समझ गए। तो ये राइट हैंड थंब रूल है, या आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो आसान है हमारा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर बी को ए से क्रॉस करते तो किधर जाता, नीचे की तरफ। तो ए और बी का क्रॉस और बी और ए का क्रॉस एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि ए और बी का जो क्रॉस होता है वो बी और ए के क्रॉस के एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। डॉट में ऐसा नहीं था, यहाँ डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे का निगेटिव हो जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम रहेगा, वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। दूसरा होगा हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। इससे भी हम डायरेक्शन जान सकते हैं, बट हमारा जो थंब रूल है वो ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं क्या लिखता है। इसमें लिखा है इफ राइट हैंडेड स्क्रू, इफ राइट हैंडेड स्क्रू, पहले फिगर बना लीजिए। देखिए ए वेक्टर है और ये हमारा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, और यहाँ पे एक स्क्रू है। स्क्रू मतलब वो जो आप देखते हैं ना, जिसके ऊपर नट को आप टाइट करते हैं। इफ राइट हैंडेड स्क्रू मतलब ए और बी के दोनों के बीच जो एंगल थीटा बन रहा है और इसके परपेंडिकुलर एक स्क्रू रखा हुआ है। इफ राइट हैंडेड स्क्रू whose axis is perpendicular to is 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 a perpendicular to the plane formed by A vector and B vector। A वेक्टर और B वेक्टर से एक प्लेन बना हुआ है, इसके परपेंडिकुलर में आपको स्क्रू को रखना है। इज रोटेटेड फ्रॉम A वेक्टर टू B वेक्टर थ्रू, वही ये स्मॉलर एंगल है, इधर से बड़ा एंगल है, थ्रू THROUGH, through the smaller angle between them। ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्क्रू है, स्क्रू को कैसे घुमा रहे हैं, ए से बी की तरफ ऐसे, तो किधर आएगा, देखिए बाहर की तरफ आएगा। आप घुमा के देखिए। देन द डायरेक्शन ऑफ नट वोल्ट देखे हैं ना, इसको ऐसे घुमाइए किधर आएगा, या बॉटल और ढक्कन को देखिए कैसे खोलेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। देन द एडवांसमेंट, इसी को कहता है एडवांसमेंट, किधर जा रहा है, जिधर जाएगा वही डायरेक्शन होगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का। देन द एडवांसमेंट ADVANCEMENT ऑफ, देन द डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट DIRECTION, डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू, स्क्रू जिधर की तरफ जाएगा, स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दो तरह से हम क्या जान सकते हैं, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को, है ना। बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा टॉर्क वगैरह में, तो एग्जांपल्स
अभी तो आप समझ नहीं पाएंगे, तब भी एक एग्जांपल दे देते हैं कि एक टर्म जानेंगे आप, टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क। आप समझ जाएं कि रोटेशन में एक फोर्स होगा जिसको हम टॉर्क कहेंगे। इसका फार्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको और भी कई मिलेंगे। रोटेशन में आपको क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भरपूर होगा, है ना। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है। पूरा लिख लीजिए आप, ये क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। और हम आसानी के लिए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए मान लिए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी मान लिए, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने थीटा ले लिया। ठीक है, अब ए वेक्टर को यहाँ पे भी बना दिए और यहाँ बना दिए, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका बी है। अब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में यहाँ पे हम एक क्या बना दे रहे हैं, एक नॉर्मल बना दे रहे हैं, है ना। ये पूरा ए है और ये कितना होगा, अगर हम इसको हाइट मान लें तो कॉस थीटा, नहीं क्या लें, साइन थीटा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो h बाई हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा b, तो h इज इक्वल टू हो गया हमारा b साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि आपको दिख रहा है अभी, ये किसके बराबर होगा, बेस इनटू हाइट, है ना। तो बेस इनटू हाइट, अगर बेस हम कंसीडर करें ए को, ए के मैग्नीट्यूड को, तो उसके रिस्पेक्ट में हाइट कौन है, h, तो a इंटू एच, ए तो a है और h कितना आया, b साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा एन कैप ही बस हटा हुआ है, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, दैट इज ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो अगर दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हैं पैरेललोग्राम्स के वेक्टोरियली, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, जो कि वेक्टर फॉर्म में है। ओके, तो ये इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग हो गया। और भी चीज़ें हमें समझनी है अभी कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगा क्रॉस का, मिनिमम कब होगा, वो तो जान ही लेंगे। अब अगर यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं हम, यहाँ पे मैंने, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको पता है कॉन्ग्रुएंट होता है। तो जो ट्रायंगल का एरिया है ये हाफ हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालें, TRIA, ये पैरेललोग्राम पूरा आप समझ रहे हैं ना, स्पेलिंग होगा PARALLELOGRA, पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अगर हम क्या लें, ट्राइंगल, क्या होगा, आधा हो जाएगा इसका, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम में क्या होता है जानते ही होंगे आप, इसमें जो डायगोनल होता है इन दोनों को इक्वली बांट देता है एरिया वाइज भी। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आया। अगर हम क्या निकालें, ट्रायंगल का एरिया, तो क्या आएगा, हाफ इंटू, मतलब उसका हाफ हो जाएगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, है ना। और एक फार्मूला आता है डायगोनल के रिस्पेक्ट में। मैं अगर इस
पैरेललोग्राम में थोड़ा सा दूसरे वे से इसको बनाऊं, ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल वही थीटा है। ये डायगोनल 1 है पूरा और ये हमारा डायगोनल 2 है। तो ये बी वेक्टर, तो ये हमारा क्या बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या देगा, ए वेक्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है, बी वेक्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये देगा हमें डायगोनल 1, है ना। उसी तरह से ए वेक्टर और D2 वेक्टर, ये डायगोनल 2 का वेक्टर है, ए वेक्टर दैट इज, ठीक है कोई बात नहीं, ए वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर D2 वेक्टर, ये क्या देगा यहाँ से बी वेक्टर। समझ पाए आप? देखिए ए वेक्टर यहाँ ख़त्म हुआ, D2 यहाँ ख़त्म हुआ, तो शुरू से आखिरी ये वाला, यही तो होता है हमारा। तो D2 वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर उस पार जाएगा तो नेगेटिव ए वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर, ये 2 हो गया, ठीक। उसी तरह से अगर हम क्या करें, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर करें तो क्या होगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्रॉस करें अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स और जान लेते तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है कर लेते हैं। ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, नेगेटिव ए वेक्टर प्लस क्या होगा बी वेक्टर, जगह नहीं तो नीचे आ जा रहे हैं, प्लस बी वेक्टर का क्रॉस होगा नेगेटिव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हम ये ए बी को प्लाट है ना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है ना, मतलब इसका जो पोजीशन है वो अगर सेम रखें तो कोई इशू नहीं होगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, फॉर्मूला क्या आया, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए मतलब उस दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, क्रॉस तो हो ही नहीं पाएगा, तो साइन 0 डिग्री कितना आएगा 0, आगे मैं अलग से बता दूंगा। तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री 0 होगा, तो ए और बी का जो क्रॉस है वो 0 हो जाएगा। या आप खुद सोचें कि ए को अगर ए में ही क्रॉस करें तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, ए साइन कितना होगा 0 डिग्री एन कैप, साइन 0 डिग्री 0 होता 0 हो जाएगा, मतलब खुद के साथ क्रॉस 0 ही आता है, क्योंकि डायरेक्शन सेम, एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री होने से क्रॉस 0 होगा। तो सबसे पहले ए का ए के साथ क्रॉस कितना हो गया 0, ए का बी के साथ क्रॉस ए क्रॉस बी, प्लस बी का ए के साथ नेगेटिव हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस ए, बी का बी के साथ कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दोनों तो बराबर ही है मैग्नीट्यूड वाइज, चूंकि ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो यहाँ अगर माइनस लगा दें तो ये पलट जाएगा। दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये पलट जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आया 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डायगोनल्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स का डबल आया, दैट इज हाफ ऑफ डायगोनल 1 वेक्टर क्रॉस डायगोनल 2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है, एक और फार्मूला आ गया हाफ इंटू डायगोनल 1 वेक्टर क्रॉस डायगोनल 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज ऑल्सो द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, उतार लीजिए। ठीक है, इसको मिटा दूं। नेक्स्ट कुछ बातें हैं जो जान लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
पहली बात कि जो ए और बी का क्रॉस होगा, क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसका डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या मतलब है इसका? कि ए और बी का क्रॉस और बी ए और ए का क्रॉस सेम नहीं होगा। दैट इज ए और बी का क्रॉस अगर ऊपर की तरफ रिजल्ट दे रहा है तो बी और ए का क्रॉस नीचे की तरफ देगा, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो क्या बराबर होगा? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। दूसरी बात, ये डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, है ना। अगर आप ऑर्डर को ना चेंज करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ए क्रॉस बी, यहाँ बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, बस ये ख्याल में रखें, प्लस क्या होगा? ए क्रॉस सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कौन? क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने थीटा ऑलरेडी निकाल दिया है। अब बताइए, अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लें तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसका मैग्नीट्यूड अगर लें तो क्या होगा? ए इंटू बी इंटू साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री, और एन यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। दैट इज ए इंटू बी इंटू 1, दैट इज हमारा रिजल्ट क्या है? ए बी। तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें? मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो 90 डिग्रीज में जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज हो तो हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है ना। अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री हो, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो खुद बताइए ए और बी का जो क्रॉस होगा वो क्या होगा? ए बी साइन 0 डिग्री हो या ए बी साइन 180 डिग्रीज हो। साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, साइन 180 डिग्रीज भी 0 होता है। तो ए बी इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? मिनिमम। मतलब क्रॉस कब नहीं होगा? जब दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में हो, एक डायरेक्शन में हो या एक दूसरे के ऑपोजिट हो। सिंपल। चलिए, बहुत बढ़िया। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर क्रॉस कर दें तो क्या होगा? इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, तो उसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, साइन कितना? दोनों एक ही है, साइन 0 डिग्री, है ना। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 0। मतलब अगर सेम, मतलब दोनों ही वेक्टर्स अगर एक ही हो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। या अगर वेक्टर रियल है तो 0 वेक्टर आएगा, है ना। देखिए, अगर हम आई जे के लें, आपको याद होगा कि दो एक्सेस मान लें एक्स और वाई। एक्स के तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप लेते हैं, वाई के तरफ क्या लेते हैं? जे कैप। तीसरा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसको हम यहाँ दिखाते हैं, ये हमारा के कैप है। ये एंगल 90 बना रहा है, ये ना सोचे कि ये 120 या कुछ और एंगल बना रहा है। एक्स वाई एंड जेड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के बीच एंगल 90 डिग्रीज बनाता है। अगर हम आई वेक्टर को आई वेक्टर से ही क्रॉस करें और ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो क्या होता है फार्मूला? ए बी साइन थीटा, मतलब आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, फिर एन कैप, ये कितना आएगा? 1 इंटू 1 साइन 0 डिग्री 0 और यहाँ पे एन कैप, मतलब ये हो जाएगा 0 और एन कैप, मतलब मैग्नीट्यूड 0 आया और एक डायरेक्शन आया, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग 0 वेक्टर, है ना। उसी तरह से जे क्रॉस जे, ये भी क्या आएगा? 0 वेक्टर। उसी तरह के क्रॉस के क्या आएगा? 0 वेक्टर। क्यों? तो क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्रीज है, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। क्योंकि ये वेक्टर है तो हमने 0 वेक्टर नाम दिया इसका। उसी तरह से अगर हम आई को जे के साथ क्रॉस करें, अब खुद बताइए, आई को जे से क्रॉस करें तो ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब
z के तरफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, i का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, दोनों के बीच का एंगल i और j के बीच का 90 डिग्री, और ये जा किधर रहा है, z के तरफ, तो n कैप नहीं लिख के क्या लिखेंगे, k कैप। इसका मान 1, इसका मान 1, साइन 90 डिग्री भी 1 होता है, और ये बचा हमारा k कैप। तो सिंपली हमारे पास क्या बचा, k कैप। तो i और j का क्रॉस का जो रिजल्ट आया वो k कैप आया। तो इसको प्लाट दें तो j और i का क्रॉस का जो रिजल्ट है वो आएगा नेगेटिव k कैप। समझ गए, i का j के साथ हो गया। अगर j का k के साथ करें, यहाँ पे k है हमारा, y को z के साथ करें, तो j क्रॉस k, तो j क्रॉस k मतलब y एक्सिस को रोटेट करेंगे किधर, z के तरफ। तो किधर जाएगा, x के तरफ। तो j कैप फिर क्या, k कैप साइन 90 डिग्री किधर जाएगा, x के तरफ, मतलब i कैप। 1 1 1, ये सिर्फ क्या बचाएगा, i कैप। अगर प्लाट दें k कैप क्रॉस j कैप, मतलब z को y की तरफ लेके जाएं तो ये आएगा नेगेटिव i कैप। उसी तरह से हमारे पास क्या बचा, i का j के साथ हुआ, j का k के साथ हुआ, अब k का i के साथ, मतलब ये z है और ये x है। तो z को x की तरफ अगर लेके जाए तो किधर जाएगा, y की तरफ। तो क्या हो जाएगा, z मतलब k क्रॉस i, तो 1 1 1 सेम किधर जाएगा, k कैप का मैग्नीट्यूड i कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्रीज, और किधर जाएगा, j के तरफ। सिर्फ क्या बचेगा, j कैप। इसको प्लाट दें, i कैप क्रॉस k कैप, ये आएगा नेगेटिव j कैप। अब ये आप बोलेंगे सर ये तो बहुत टफ है, इसको याद कैसे रखें, तो आसान है याद रखना, डोंट वरी। ठीक है, खुद का खुद के साथ क्रॉस करने से 0 आएगा, i का j के साथ k आएगा, j का k के साथ i आएगा, k का i के साथ j आएगा। उसको प्लाट के देखेंगे तो नेगेटिव में आएगा, चूंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए i j k वाला जो फंडा है वो आप कैसे याद रखें। ये i है, j है, k, i का j के साथ, j का k के साथ, k का i के साथ। i का अगर हम j के साथ क्रॉस करें तो i का j के साथ क्या आया, k, फिर j का k के साथ करें तो j का k के साथ i आएगा, फिर k का i के साथ क्या आएगा, j आएगा। हो गया, इसको पलट देंगे तो नेगेटिव में आएगा, सिंपल है ना। ये सब आसान आसान बातें। अब जो काम की बात हमारी शुरू होने जा रही है वो काफ़ी ही काम की बात है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है हमारा b। ओके, a वेक्टर को हमने माना कि इसमें 3 कंपोनेंट्स है, ax i के तरफ, और ay j के तरफ, और az किधर है, k के तरफ। उसी तरह b का bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। अब क्रॉस करेंगे तो पहला वाला कंपोनेंट, पहला वाला जो टर्म है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा वाला तीनों के साथ होगा, तीसरा वाला भी तीनों के साथ होगा। मतलब ये बच्चों कि ax i कैप का क्रॉस होगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप के साथ। उसी तरह से ay j कैप का भी क्रॉस होगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, प्लस उसी तरह से az k कैप का भी क्रॉस होगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप के साथ। अब अगर हम सबसे पहले i को i से क्रॉस करें तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, उसका उसी के साथ एंगल 0 डिग्री होगा, तो पहला वाला 0 हो गया। उसके बाद i का j के साथ कितना आएगा, k कैप आएगा, ax by तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax by i का j के साथ क्या आया, k कैप, प्लस i का k के साथ, i का k के साथ उलट जा रहा है तो नेगेटिव j कैप, ax bz
यहाँ होगा नेगेटिव जे कैप प्लस, अब जे का आई के साथ, तो जे का आई के साथ पलट गया तो नेगेटिव के कैप, ए वाई बी एक्स, जो कंपोनेंट्स वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे का आई के साथ नेगेटिव के कैप प्लस जे का जे के साथ 0 प्लस वाई का जेड के साथ, जे का के साथ, जे का के साथ आई कैप, दैट इज ए वाई बी जेड जे के आई कैप प्लस z का x के साथ ए जेड बी एक्स लिख देते हैं पहले, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है हमें, k का i के साथ, k का i के साथ सिंपली क्या आया j कैप प्लस ए जेड बी वाई, k का j के साथ, k का j के साथ नेगेटिव i कैप पलट गया, फिर k का k के साथ लिखने की जरूरत, 0 आ गया सिंपल, ए जेड बी जेड इंटू 0, 0 ही ना आएगा, बचा हमारे पास क्या, ये तो 0 0 0 हो गया, तो हो गया हमारा ए एक्स बी वाई, है ना। अगर हम आई कैप को सबसे पहले देखें तो आई कैप यहाँ पे है, आई कैप यहाँ पे, तो आई कैप वाला जो हमारा है वो हो गया ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ये क्या आया आई कैप। जे कैप का अगर देखें तो प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, जे कैप हो गया। के कैप का देखते हैं, यहाँ के कैप है, यहाँ के कैप है, तो प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। तो ए और बी का जो क्रॉस आया वो ऐसा आया। इसको लिखने का एक तरीका है, देखिए आई कैप है तो इसको हम यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, नाम है बस आई कैप, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं सिंपली, ये हमारा आई है, जे है और ये के कैप है, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, डिटर्मिनेंट। मैथमेटिक्स में डिटेल पढ़ा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए एक्स, फिर ए वाई, फिर ए जेड। अब देख लीजिए समझ आ जाएगा। आप तो ये फार्मूला याद करना, याद कर लीजिए, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बी वाई बी जेड। अब कैसे याद होगा, देखिए वही रिजल्ट आएगा यहाँ से। आप सबसे पहले आई कैप लीजिए, है ना, आई कैप लेते हैं, और आई कैप से जो हमारा रो और कॉलम बनता है, मतलब ये वाला और ये वाला आपको छांट देना है। तो आई कैप से जो बना वो छांटने के बाद क्या बचा, ए वाई ए जेड, और यहाँ क्या बचा बी वाई बी जेड, ठीक है। फिर प्लस अब कौन, जे कैप। अब जे कैप में अगर आप देखें, इसको छांट देंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड। लेकिन जे कैप के बाद कौन आ रहा है वो आपको लेना है पहले, है ना। जे कैप के बाद ए जेड बी जेड को पहले लेना है, ए जेड बी जेड, बाद में कौन लेना है, ए एक्स बी एक्स, बस ये आपको ख्याल में रखना है। प्लस क्या होगा के कैप। अब के कैप से रो और कॉलम हटा दीजिए, तो के कैप के बाद घूम के यही पहले यही आया, तो क्या होगा ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पे ए वाई, और ये कौन है हमारा बी वाई। अब इसको कैसे करेंगे, y और z ये वाला इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो क्या होगा आई कैप, तो क्या होगा ए वाई इंटू बी जेड, यहाँ पे ये वाला माइनस कर देंगे, इन दोनों को करेंगे, क्या हो जाएगा ए जेड इंटू बी वाई, प्लस जे कैप, ऐसे कर दीजिए, क्या होगा ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जेड, प्लस के कैप, जगह नहीं इसलिए नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। एक बार मैच कर लीजिए, आई कैप के साथ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए जेड बी वाई, प्लस जे कैप पहले लिखे हैं वैसे, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, सही है, प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, बिल्कुल सही है। तो ये मेथड है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके बच्चों, डन, ओके। तो ये फार्मूला अगर आप याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। नेक्स्ट एक थ्योरी और है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, थ्योरी मतलब उस पॉइंट में ही हम बता रहे हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए
एज वेल एज बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का ही परपेंडिकुलर हो, ऐसा यूनिट वेक्टर को हमने एन कैप माना। तो कौन ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम क्रॉस कर दें, इससे जो रिजल्ट आएगा वो ए का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी होगा। लेकिन यूनिट वेक्टर मांगा है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, अब चूंकि ऊपर भी ले सकते हैं यूनिट वेक्टर को, नीचे भी ले सकते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं, है ना, सिंपल। अब यहाँ पे इसको अगर चाहें तो सही है, इसमें क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको और क्या किया जा सकता है, कुछ कुछ किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए और बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, है ना। तो ए वेक्टर को अगर ए वेक्टर ए से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, ए का यूनिट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी से डिवाइड कर दें तो बी का यूनिट वेक्टर, सिंपल। और नीचे क्या बच गया हमारा, साइन थीटा। तो जानते हैं ना, ए वेक्टर को ए से डिवाइड करेंगे, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ए का यूनिट वेक्टर मिलेगा, बी वेक्टर को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो बी का बीच में क्रॉस रह गया। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। एक और बात है, उसमें बात ये करी गई है कि अगर ए बी सी को प्लेनर हो, एक ही प्लेन में, ये तीनों क्या है हमारा, को प्लेनर, एक ही प्लेन में, तो बताइए बी और सी को क्रॉस करेंगे तो बी और सी का क्रॉस का जो रिजल्ट होगा वो ए के नॉर्मल होगा, बी के भी होगा, सी के भी होगा। क्योंकि बी और सी के नॉर्मल होगा तो बी और सी उसी प्लेन में है ना जो ए में है, मतलब ए वेक्टर, है ना, और डॉट हो गया, डॉट है यहाँ पे, डॉट समथिंग समथिंग एन यूनिट वेक्टर। ये जो एन यूनिट वेक्टर है और ए वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ऐसे केस में डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। सिंपली ये याद रख सकते हैं। रिजल्ट नहीं समझ आए तो आप मुझे कह सकते हैं। अब मैं क्या ही करूँगा यहाँ पे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, बी और सी का क्रॉस करके जो रिजल्ट आएगा वो बी का भी परपेंडिकुलर होगा, सी का भी होगा, क्योंकि ए बी सी एक ही प्लेन में, तो ए का भी नॉर्मल होगा। तो बी और सी का जो क्रॉस का जो रिजल्ट है वो नॉर्मल हुआ, और ए वेक्टर इस प्लेन में है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बना, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 होता है जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। ओके, चलिए अब कुछ सवाल में आते हैं। सवाल क्या है, पहला, there are two vectors एक वेक्टर है a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप, k कैप यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा वेक्टर है b वेक्टर j कैप प्लस 2k कैप। फॉर दीज टू वेक्टर्स, नंबर a, if a and b are adjacent sides of, if a and b are adjacent, बताते ना, a वेक्टर b वेक्टर वो पैरेललोग्राम वाला, a and b वेक्टर आर adjacent sides of a parallelogram, ये पैरेलल जी हम लिख दिया पैरेललोग्राम, तो PARALLELOGRAM लिख लीजिएगा ठीक से आप, parallelogram. Then find the magnitude of its area. Then find the magnitude of its area. दूसरा क्या मांगा है, find a unit vector which is perpendicular to both, which is perpendicular to both a vector क्रॉस b वेक्टर। देखते हैं, पहला तो इजी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो a और b का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, i j k, यही ना किए थे, i j k। i कितना है, i कैप का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, j कैप का यहाँ पे 1 छुपा हुआ है,
और k नहीं है तो 0 है, 0 k कैप। यहाँ पे जे के है, आई नहीं है, तो 0 जे का 1 और के का 2, यही निकालेंगे। सबसे पहले आई वेक्टर है ना, तो आई वेक्टर के बाद क्या करेंगे, ये आई वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 0 1 2 प्लस जे कैप। अब डिलीट किसको करेंगे, जे वाला रो कॉलम, तो क्या बचेगा 3 0 0 2, लेकिन पहले 0 2 लेंगे, 0 2 3 0 प्लस क्या होगा के कैप। अब बताइए के वाला डिलीट करेंगे तो 3 0 1 1 3 0 1 1, और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैप 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस जे कैप 0 इंटू 0 0 माइनस 3 2 6 प्लस के कैप 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 0 1, तो कितना आया 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो जानते होंगे निकालना, 2 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 प्लस 36 प्लस 9, तो यह 49 का स्क्वायर रूट, तो कितना आया 7 यूनिट्स। जो भी यूनिट होगा आप लिख लीजिएगा, सिंपल। दूसरा क्या बोला है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो अभी हमने बताया एन कैप मान लेते हैं, ये होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बटे इसी का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाई 7। आंसर हो गया सही। तो ये क्वेश्चन था, इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट, डन, ओके। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्या बोला है बच्चों, सेकंड में बोला है कि या नंबरिंग करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, then find the angle between, find the angle between a vector and b vector। तो एक रिलेशन दिया हुआ है ना, उससे आपको a और b वेक्टर के एंगल के दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो √3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड गुना b का मैग्नीट्यूड गुना साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल। मैग्नीट्यूड लिया तो n वेक्टर का यूनिट, n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ए बी क्या होता है कॉस थीटा, ए बी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा इस पर आएगा तो बटे कॉस थीटा बराबर 1/√3, दैट इज टेन थीटा कितना आया 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है 30 डिग्रीज में, ओके। तो आंसर क्या हुआ 30 डिग्रीज, ओके, डन। उतारिए, और 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा है ना, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, TRIANGLE लिख सकते हैं आप, ऑफ साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू AB/4, then find the acute angle, then find the acute मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल बिटवीन A एंड B। सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या गिवन है AB/4, ये हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा बाई
ये भी साइन थीटा 2 हो गया, बराबर ए बी बाई 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ए बी कैंसिल, दैट इज साइन थीटा कितना आया हाफ, और एक्यूट एंगल कितना के लिए होता है 30 डिग्रीज के लिए, ख़त्म। तो दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो कितना आया 30 डिग्रीज। ओके, आसान है। एक और क्वेश्चन आसान सा कर लेते हैं, डन। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अभी के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 5, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है 8। कैसे निकालेंगे? तो ये गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, मतलब इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी साइन थीटा किसके बराबर है 8 के बराबर, और ए का मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे लिखें यार, ए का मैग्नीट्यूड इसी को मान लिया 2 और बी का मैग्नीट्यूड 5 इंटू साइन थीटा कितना आया 8 आया, दैट इज साइन थीटा जो हमारा होगा है ना वो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 4/5। यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस लग जाते हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस 1 माइनस 16/25, 25 में 16 गया 9, 9/25, दैट इज ये आ गया 3/5 प्लस माइनस 2। हमें क्या निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए है 2 बी है 5 कॉस थीटा प्लस माइनस 3/5, 5 5 कैंसिल, तो आंसर आया प्लस माइनस 6, दैट इज पॉजिटिव 6 भी होगा और नेगेटिव 6 भी। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपको ये समझने में तकलीफ हुई हो या कोई परेशानी हुई हो कहीं पे भी तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वैसे वेक्टर ख़त्म हो गया है ना, काइनेमेटिक्स में हम वेक्टर को पढ़ा दिए, अब नेक्स्ट हमारा शुरू होगा काइनेमेटिक्स का मेन पोर्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।